नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएफएफटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, केबीएस टीजीटी के बारे में आज आपके साथ, टीजीटी सोशल साइंस के बारे में आज आपके साथ एक रोड मैप के साथ आए हुए हैं कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है, हमारे पास सिलेबस में क्या क्या चीज़ें बताई गई है वो, और हमको कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से चीज़ें पढ़नी है, कितनी डेप्थ तक ले जानी है और क्या संभावना है। क्योंकि आप सब जानते हैं, पूर्व में जो केबीएस के पेपर होते थे, टीजीटी सोशल साइंस का पूरा उन्होंने सिलेबस बदल दिया है ना। और बदलने के उपरांत यहां तक हो चुका है कि सिलेबस काफी गहराई तक है, यानी करीबन करीबन अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो आपको बहुत कुछ अब वो पूछ रहे हैं। मतलब पूरा टोटली उन्होंने अब आपसे टीचिंग 6 से लेकर 10 तक दिया है, लेकिन वो ग्रेजुएशन तक की बात कर रहा है। तो वो सारे छोटे छोटे बिंदु है, क्या क्या चीज़ें हैं, हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, हम आपको किस तरीके से करा रहे हैं, क्या हमने इसका स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपके साथ अभी हम बताने वाले हैं। आपको उन्हीं सब चीज़ों के साथ शुरू करने वाला हूं। तो ध्यान से आप पेन भी ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या क्या किस तरीके से हमारा अप्रोच रहना चाहिए, क्या चीजें हमें पढ़नी है। हमें सिलेबस से नहीं भटकना, एक बात एकदम क्लियर रखनी है। जो सिलेबस है केबीएस का, ये रिकॉर्ड है, आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो हम बता रहे हैं कि जो उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर दिया है, आपसे प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे। ठीक, उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें आपके साथ बताना चाह रहा हूं इस विषय में। ये केबीएस है, ये अपना देखिए सिलेबस कम, इसमें सिलेबस आपको बता दिया है, उसका ओवरव्यू दे रहा हूं साथ में, और साथ में स्टडी प्लान हमारा क्या रहना चाहिए उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा कि अगर आप वो अप्रोच अपनाते हैं, डेफिनेटली आप इस परीक्षा को आसानी से पार कर जाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए, इसमें सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपके सिलेबस में, ये आपका जो सिलेबस है जो केबीएस ने आपके लिए इशू किया था, इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता रखना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफाई है, उसमें किताबें एनसीईआरटी मेंशन कर रहे हैं, और टेक्स्ट बुक कितना बता रहे हैं, 6 से लेकर अपने पास ये 10 तक है, यानी मतलब 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी चलती है उनसे आपके पास प्रश्न रहने हैं। अब केवल एनसीईआरटी रहना है तो एक हद तक बिल्कुल सही बात है कि एनसीईआरटी हमारा बेस रहेगा, लेकिन रेफरेंस बुक आपको जरूर यूज करनी पड़ेगी। वो एक रेफरेंस के लिए हम लोग उपलब्ध है, डीएफएफटी के लोग आपके साथ है, और हमको आप अपना रिसोर्स पर्सन के रूप में यूज करिए इस विषय में। बाकी बेसिक हम जो भी आपको कराएंगे, जो भी चीजें बताएंगे, वो सिलेबस से एक भी चीज बाहर नहीं जानी है। अमूमन होता क्या है कि बच्चा थोड़ा भटक जाता है कई लोग अलग अलग तरीके के संपर्क में, क्योंकि भारत में आप जानते हैं ज्ञान चंद बहुत है, तो वो ज्यादा नहीं देखना है, आपको सिलेबस उठाना है, सिलेबस अपना देखना है उस तरीके से। और जो मैं टॉपिक अभी आपको आगे बताऊंगा, क्या क्या पढ़ना है, उन सब चीजों को देखेंगे। दूसरी चीज वो क्या कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने साफ कर दिया है कि 6 से लेकर 10 तक अपने पास चीजें रहने वाली है। उसके बाद क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में टेस्टिंग किया जाएगा, किसका, आपके ज्ञान की, अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक के कॉन्सेप्ट को आपको वो टच कर रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो पीजीटी के पेपर है, उसमें वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन तक की नॉलेज आपसे चेक कर रहा है। और टीजीटी सोशल साइंस में, या टीजीटी जो और दूसरे भी है, मैंने दूसरों का देखा नहीं है, लेकिन उसमें भी शायद यही चीज मेंशन होगी कि ग्रेजुएशन लेवल की रहने वाली हो। और तीसरा जो आपको ध्यान रखना है, रेफरेंस बुक में आपके पास हम लोग है। ठीक है जी, तो ये अपने पास एक कुछ बेसिक चीज है। अब आगे क्या है इसमें अपने पास, आगे बात करूं तो आगे बेटा अपने पास सबसे पहले तो देखिएगा, ये है अपने पास 9th का, हमने आपके पास कार्यक्रम अपने पास है। ये 9th में अपने पास एक बुक ये लगी हुई है। ठीक है, अपना समकालीन भारत एक करके है, उसके बाद ये लोकतांत्रिक राजनीति है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, भाग 1 है, और फिर ये अर्थशास्त्र वाली है, इकोनॉमिक्स है, और फिर ये भारत और समकालीन विश्व की अपने इतिहास की किताब है। अभी इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने केवल अंग्रेजी में बताया, ये हिंदी में भी एज इट इज उपलब्ध है ना। आप एज इट इज है आपके पास, या तो आप परचेज कर लीजिए मार्केट से, अन्यथा एक भारत सरकार की, एक आप जानते ही होंगे, भारत सरकार का एक एप्लीकेशन आता है ई पाठशाला करके, आपको ऑनलाइन आसानी से वहां से उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो पहले 9th के क्या क्या टॉपिक है उस विषय में मैं आपको थोड़ा सा इसको विस्तार से, हमको क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है,
उनके उन बिंदुओं के ऊपर बात कर रहा हूं। ठीक बात। देखिए, सबसे पहले अपने पास पहली किताब है भारत और समकालीन विश्व के बारे में है। ये अपने पास पहली किताब है। इसमें हमने मेंशन केवल फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति की हुई है। फ्रांस की क्रांति में ये कक्षा 9 है, इतिहास है, और इसका अध्याय 1 है। अब ये केवल फ्रांस की क्रांति तक सीमित नहीं रखना कि आपने गूगल में डाल दिया फ्रांस की क्रांति, क्या वहां से निकाल रहे, नहीं, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ना है। प्लस इसमें आपको देखिए और जो मेंशन किए हुए टॉपिक आगे है, उस समय का समाज कैसा है, 18वीं शताब्दी का अक्टूबर क्रांति के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद इसमें देखिएगा किस प्रकार से दास प्रथा का अंत हुआ है, वहां पर महिलाओं का क्या योगदान रहा है, और फ्रांस की क्रांति ने रोजमर्रा के जीवन में क्या प्रभाव डाला हुआ है, वो अपने सारे इसके अंतर्गत आपको ये बिंदु मिलेंगे। इनको हम आपका यहां सब कुछ इसमें करवाएंगे। बड़ा टॉपिक ब्रॉड बेस में क्या है, फ्रांस की क्रांति। अपने सिलेबस बहुत लंबा है, आप देखेंगे सिलेबस बहुत लंबा है। थोड़ा सा आपको लगता गया कि ऐसा छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ देंगे तो फिर आप ये ऐसी इतनी ज्यादा वैकेंसी में भी आप चूक जाएंगे। ऐसा बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन चूकिएगा मत। उसके बाद दूसरा टॉपिक कह रहे हैं समाजवाद यूरोप में और रूस की क्रांति है। ठीक है, समाजवाद ये भी अपना 9th की क्लास है और चैप्टर नंबर 2 है इसमें। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि एक जो सामाजिक परिवर्तन का युग है, रूस की क्रांति के बारे में कह रहा है। वो आपके पास 1917 बोल्शेविक क्रांति जहां से वो शुरू हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए बोल्शेविक क्रांति पहले और बोल्शेविक क्रांति फिर अक्टूबर के महीने के बाद में। उसके बाद रूस की क्रांति और यूएसएसआर का दुनिया में क्या इन्फ्लुएंस रहा है, किस प्रकार से आगे बढ़ा है, सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन वगैरह। ये इसका जो बेसिक कंटेंट है अपने पास, वो कहां से मिलना है, वो आपके पास 9th की किताब है, ये बुक हिस्ट्री की, और चैप्टर नंबर 2 है। प्लस इसमें रेफरेंस बुक हर जगह यूज होगी, और रेफरेंस के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप ये DFFT में आप बिल्कुल हमको आप रिसोर्स के रूप में यूज करिए रेफरेंस के लिए। बेसिक एनसीईआरटी पढ़नी है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ये बता रहे हैं हिटलर का नाजीवाद अपना कैसे उदय हुआ है, और उनके बाद बीमर रिपब्लिक के बारे में पूछा गया है। इसमें आपके पास हिटलर की शक्ति का उदय कैसे हुआ है, और दुनिया के बारे में नाजियों का क्या दृष्टिकोण है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका बेसिक अपने पास मटेरियल है। चैप्टर 3 है अपनी इतिहास की किताब का ही। उसके बाद है समाज और उपनिवेशवाद के बारे में है, ये चौथा चैप्टर है। और फिर अपना ये आधुनिक समाज में चारागाहों की क्या कैसी स्थितियां रही है, ये अपना 5वां चैप्टर है। तो ये अपने पास जो है ये हिस्ट्री 9th का आपको इतना मटेरियल तैयार करना, ये टॉपिक तैयार करनी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी, इनसे नहीं भटकना है। देन अपने पास रेफरेंस बुक के रूप में। ठीक है, उसके बाद आगे अपने पास जो अगला टॉपिक है, मतलब अगला जो सेक्शन है, ये समकालीन भारत है के शीर्षक से अपने पास किताब लगती है, समकालीन भारत के शीर्षक से। बेसिकली ये ज्योग्राफी के बारे में आपके पास। ठीक है, इसमें 2 चीजें आपको और याद रखनी है। जब भी आप इसको तैयार करेंगे, तैयार करने से पहले आप एक चीज ये करना है, आपको इसके लिए आपको एनसीईआरटी की 7th क्लास और 8th क्लास की भी ज्योग्राफी को आपको पढ़ना पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि जो 7th क्लास में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ड्रेनेज का एक टॉपिक मिलेगा आपको, तो नदियां क्या क्या लैंडफॉर्म बना रही है, वो 7th की किताब में आपको मिलेगा, 9th में नहीं मिलेगा वो आपको। ठीक है, तो ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग जो हो रही है ज्योग्राफी की, वो 7th और 8th रिसोर्स के बेसिक छोटे छोटे टर्म आपको वो कहां से मिलेंगे, क्या मतलब होता है, उपयोगिता का क्या मतलब है, सतत विकास का क्या मतलब है, तो वो जो बेसिक छोटे छोटी जो बातें है वो 7th और 8th की किताब में मिलनी है। 9th 10th में तो रहेगा, लेकिन थोड़ा वो विस्तार में आपको उसमें दिखने वाला है। ठीक बात। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ज्योग्राफी तैयार करने के लिए आपको 7वीं और 8वीं की किताबों को पहले पढ़ना है। केवल मैं 2 ही किताबें रिकमेंड कर रहा हूं, पॉलिटी, ज्योग्राफी और अपना हिस्ट्री में केवल ज्योग्राफी की आपको 6th, 7th और 8th की किताब पढ़नी। बाकी आप 9th और 10th से शुरू करेंगे और देन फिर आगे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आगे रेफरेंस के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल तक की बात कर रहे हैं वो, तो वहां तक जाना है। तो देखिए ये अपना 9th की ज्योग्राफी की किताब है, किताब का शीर्षक आपके सामने ही है। सबसे पहले भारत के बारे में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर अध्याय 9 क्लास 9 है, चैप्टर नंबर 1 है। उसके बाद भारत का फिजिकल फीचर है, इंडिया में आप देखते हैं लोकेशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एक्सटेंशन, भारत का साइज पूल रहा है। उसके बाद इंडिया और वर्ल्ड है, भारत और दुनिया, और भारत के फिर पड़ोसियों के बारे में कि कौन किन किन से बॉर्डर लग रहे हैं भारत के। उसके बाद फिजिकल फीचर है,
ये भी दूसरा चैप्टर आपको मिल जाएगा 9th की बुक में। उसमें आपका हिमालय माउंटेन का है, नॉर्दर्न प्लेन आ गया, पेनिनसुलर इंडिया है ना, डेजर्ट वाला एरिया, और कोस्टल प्लेन और आइलैंड वाला किताब। बहुत ही सुंदर किताब है, अगर आपने पहले पढ़ी होगी, बहुत ही उम्दा किताब है ये, मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये। और बल्कि अपना 9th वाला जो एनसीईआरटी का, ये अपना भूगोल की किताब है। उसके बाद ये अपना ड्रेनेज वाला टॉपिक आ गया अपने पास, ये अपना अध्याय 3 है। इसमें बेसिकली आपके पास काफी लंबा चौड़ा है, पूरे भारत का रिवर सिस्टम आने वाला है, इंडस का भी आने वाला है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है, तो ये काफी एक लंबा चल रहा है, कृष्णा कावेरी का बेसिन है, लेक है, रिवर पोल्यूशन है, अपना मतलब नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से मतलब वाटरवे वगैरह को भी थोड़ा कनेक्ट करती हुई चीजें मिलेगी। तो ये आपका अध्याय 3 में मिलने वाला है। क्लाइमेट है ये, और भी ज्यादा इसमें एक अच्छी चीज क्या है, इस क्लाइमेट में आपसे केवल देखिए, किताब का नाम क्या है, किताब का नाम ही है समकालीन। तो ये भारत का बेसिकली मॉनसून का मैकेनिज्म देखना है आपको। मॉनसून का मतलब क्या कहते हैं, वो आगमन कब हो रहा है, रिट्रीटिंग कब हो रहा है ना, अपना बेस्ट अपना वो गर्मियों में जो मॉनसून से बारिश हो रहा है, सर्दियों में किससे बारिश होता है ना, मॉनसून कहाँ कैसे ये डेवलप हो रहा है। तो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट उसमें क्लाइमेट में ये वाला रहने वाला है। तो इंडिया के संदर्भ में हमको इसको पढ़ना है, ना कि वर्ल्ड के संदर्भ में देखना। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में अगला टॉपिक अपने पास है। इसमें अपना एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट है, मैंग्रोव है, वो सारी चीजें आपको कहां मिल जाएगी, चैप्टर 5 है, बेसिक आपका वहीं से। उसके बाद अपना पॉपुलेशन वाला है, इसमें दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। एक तो 9th में आपको चैप्टर नंबर 5 है, और साथ में 12th की एक ज्योग्राफी की बुक है। उसमें आपके जो फर्स्ट बुक है ज्योग्राफी की, 2 किताबें हैं उसमें, भूगोल में 12वीं में, उसका जो पहली किताब है उसके चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आगे अपने पास जो सिविक्स में अपना मतलब राजनीति विज्ञान कह लो इसको, अब सिविक्स तो क्या कहेंगे, हाँ ये आप ध्यान ही रखेंगे इस चीज का। पहले बता चुका हूं कि ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो पहले 7th और 8th की बुक को हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अपने पास ये अपना बुक आ गई अपने पास, ये पॉलिटी की किताब है, मतलब पॉलिटिक्स वाली किताब आ गई। इसमें पहला चैप्टर देखिएगा, पॉलिटी का अध्याय 9 है, क्लास 9 है, और अध्याय 1 है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, ठीक है। उसके बाद संविधान का डिजाइन कैसे कैसे हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह का ही हल्का इंट्रोडक्शन दे रखा है आपका, उससे थोड़ा टच कर रहे हैं आपको, ये चैप्टर 2 करना है। उसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, ये चैप्टर 3 में आपको मिलेगा। उसके बाद वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये चैप्टर 4 में मिलेगा, और डेमोक्रेटिक राइट मिलेंगे आपको चैप्टर 5 में। ये आपका 9th का, हालांकि बहुत बेसिक छोटा छोटा, आप जब पढ़ेंगे इसको आपको लगेगा कि एक बार में खत्म कर दिया हमने इसको, बोले पढ़ लिया, नहीं। आपकी इसकी खासियत, अच्छे किताब की खासियत क्या होती है, आप जितनी बार उसको पढ़ोगे आपको नई चीज मिलेगी, और एनसीईआरटी में वो पूरी खूबियां हैं। आप इसको 3 बार पढ़ेंगे, बल्कि 10 बार भी पढ़ेंगे ना, तब भी आपको नई चीज मिलेगी, 15 बार पढ़ेंगे तब भी नई चीज मिलेगी। एक अच्छी किताब की खासियत है, ठीक है। तो ये आपको एक बार देखने में लगेगा कि बोले बस हो तो गया, ये तो 17 ही पेज, 18 ही पेज है, 20 पेज है, 25 पेज है, लेकिन नहीं है, ये गलती नहीं करनी है आपको, इसको बहुत डिटेलिंग के साथ उसको देखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट तब बनेगा तो आगे का तो हम कहीं भी खींच के ले जाएंगे। फिर अगर बेसिक ही डेवलप नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, डेफिनेटली आप फंसेंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, बहुत ही कहानी के रूप में बताया गया है आपको। ये अपना एक कहानी है एक गांव की, ये पहला चैप्टर है। हालांकि इसमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते कि वो क्या कॉन्सेप्ट वो आपको बता रहा हो, क्या कहानी बता रहे हैं उसके बारे में। उसके बारे में फिर आप उसके बाद ये रिसोर्स है, पीपल एज अ रिसोर्स है, दूसरा चैप्टर है। ये फिर पॉवर्टी, ये पॉवर्टी में ये थोड़ा सा इसमें एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। वो एक अच्छी मतलब मैन जो मेरे को ज़्यादा क्वेश्चनिंग का जो है वो ये है, इसमें तो केवल एक कहानी के रूप में आपको बताया गया, कुछ वो आप तक पहुंचा रहा है चीज़ कि आप सब्जेक्ट से फेमिलियर हो जाइए कि अब हमारा अप्रोच क्या रहना है, ठीक है। तो वो उसका अप्रोच इस प्रकार का। लेकिन जो ये 2 चैप्टर है आखिर के, ये वो चैप्टर है जिनसे आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। ये वो क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर है जहां से आपके पास इन टॉपिकों से आपके पास प्रश्न रहने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 है। तो ये अपने पास 9th की बुक का मामला है।
उसके बाद 10th में अपने पास जो किताब बुकें है, ये देखिए वो समकालीन भारत है, दूसरा बुक है समकालीन भारत, यानी सेकंड बुक हो गई। ये अपना ज्योग्राफी की बुक है, ये आप इसको ज्योग्राफी है ये। उसके बाद ये पॉलिटिक्स वाली किताब है, और भारत और विश्व है दूसरी किताब है, और फिर एक इकोनॉमिक्स की। ये 4 किताबें 10th में आपके पास बताई गई है। इसमें अपने पास देखिए सबसे पहले हिस्ट्री में है। हिस्ट्री में ये थोड़ा वर्ल्ड की तरफ दोबारा चले गए हैं। देखिए टॉपिक क्या है कि राष्ट्रवाद यूरोप में कैसे कैसे उसकी शुरुआत हो रही है, उसके बारे में बात किया गया है। अब नेशनलिज्म है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। तो ये 10th चैप्टर है, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस की क्रांति है, और राष्ट्रवाद के आइडिया के बारे में बात किया गया है। उसके बाद इसमें पूरा एक 1830 से लेकर 1848 तक के पूरे युग की कहानी है। उसके बाद इटली और जर्मनी कैसे बने हैं उनके बारे में भी आपसे बात की गई, और फिर उसमें राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद इन दोनों कॉन्सेप्ट का भी आपके बताया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोर्स क्या रहना है, बेसिक सोर्स आपके पास रहनी है हिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 1। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद की कहानी है आपके पास, भारत में नेशनलिज्म कब कब शुरू हुआ है। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक तो देखिए 1815 से लेकर फिर 14 तक की कहानी भी आ रही है। जी हाँ, इसमें देखिए हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू कर रहे हैं वो, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, यहां तक चल रहे हैं। फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इंडियन नेशनल मतलब भारत का, जब महात्मा गांधी भारत आ रहे हैं 1915, उसके बाद से कहानी वो शुरू चला रहे हैं, ये है ना, तो अंत तक वो आगे बढ़ रही है। उसके बाद अगला टॉपिक देखिएगा, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल है ये अपना, तो इसमें भी अपना चैप्टर नंबर ये 3 है, ठीक। उसके बाद अगला है इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज है, क्लास 10 है, चैप्टर नंबर 4 है। इसमें औद्योगिक क्रांति से पहले क्या क्या चीजें होती थी, उसके बाद जब ये स्टीम पावर से काम होने शुरू हुए, है ना, ये ऐसा मशीनों से काम होने शुरू हुए, तो उसके बाद समाज किस प्रकार का हुआ है, ठीक है। और इसका दुनिया में औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, उन बिंदुओं के बारे में आपके पास यहां पर आने वाला है। चैप्टर नंबर 4 है। और उसके बाद है प्रिंट का कल्चर है, एक पेपर का इन्वेंशन हुआ है, पेपर छपने शुरू हुए हैं, और आधुनिक विश्व में ये अपना अध्याय नंबर 5 है क्लास 10th का। उसके बाद अपने पास आगे इसी क्रम में आगे अपने पास ये ज्योग्राफी फिर से शुरू हो गया। अब यहां पर देखिए 2 चीजें, जैसे ये टॉपिक हो गया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद ये एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल्स हो गया, और एटलीस्ट ये 3 टॉपिक तो ऐसे है, अगर आप उस 7th की और 8th की किताब नहीं पढ़ेंगे, खासकर इसके लिए 8th की किताब नहीं पढ़ेंगे, तो आपका ये आप पढ़ तो लीजिएगा, लेकिन वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था इसका, कहानी क्या थी इसकी, कैसे कैसे हो रहा है, आप वो चूक जाएंगे, वो छूट जाएगा आपसे वो। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला है, ज्योग्राफी के लिए आपको 7th और 8th को भी जरूर पढ़ना है। तो इसमें चैप्टर नंबर पहले अपना ये टॉपिक टाइटल इस प्रकार से टाइटल है अपने पास, जो गिवन टॉपिक है सिलेबस में, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है 10th का। उसका फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, इसके लिए चैप्टर नंबर 2 है। वाटर रिसोर्स है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। एग्रीकल्चर के लिए चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, और मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स के लिए चैप्टर नंबर 5 है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसमें अपना चैप्टर नंबर 6 है। और उसके बाद लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, मतलब इसमें अपना नेशनल लाइफ लाइन में मतलब आपका अपना वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको इसमें, एक केवल मैंने यहां इतना लिखा है, ये तो बहुत मैंडेटरी बेसिक चीज है, आपको इसके ये इंडस्ट्री वाला और ये इन दोनों चीज़ों के लिए आपको 12th 11th की सेकंड बुक का भी आपको सहयोग, 12th की सेकंड बुक का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में मिलेगा, ठीक है, इसके इंडस्ट्री के बारे में डिटेलिंग में मिलेगा, क्योंकि उसमें फॉरेन ट्रेड वगैरह की बात की गई है, तो वो चीज़ आपको वहाँ उसको भी हम देखेंगे। हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें केवल इतना ही चल रहा है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि रेफरेंस के रूप में आपको चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ये बेसिक चीज़ है, ये आपको करनी पड़ेगी, आप इनको नहीं छोड़ सकते। इनको छोड़ेंगे तो भूल जाइएगा कि कुछ भला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद उसके बाद अपने पास फिर ये पॉलिटिकल का किताब शुरू हो गया है। इस बुक में सारे
चैप्टर नहीं है अपने पास आए हुए। इसमें मैं देखता हूं तो अपने पास करीबन करीबन 3 एक चैप्टर उन्होंने छोड़ रखे हैं इसमें। सबसे पावर शेयरिंग का है, और बेल्जियम और श्रीलंका वाला आप देख रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा पहले तो आपको पता ही होगा, बेसिक चीज है वो। बेसिकली उसमें वो सत्ता की साझेदारी का कॉन्सेप्ट समझा रहा होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा भैया, पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे एप्लीकेशन बेस रहने वाले हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप वो क्वेश्चन फेल कर जाओगे, नहीं निकलेगा वो क्वेश्चन। और पास होने के लिए आपको नहीं पता है तो फिर बता देता हूं, पास आप तभी हो सकते हैं जब आप क्या करते हैं, आसान प्रश्नों को गलत नहीं करते। अगर आसान प्रश्नों को गलत करेंगे तो आपको पास फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, अगला फेडरलिज्म है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इनके क्लियर होंगे फेडरलिज्म वगैरह के। तो इसमें आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि वो डायरेक्ट प्रश्न आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाला। एप्लीकेशन बेस रहेगा, और पॉलिटी का एप्लीकेशन वो हम बताएंगे कि उसको किस तरीके से यूज करना, आपको एप्लीकेशन कैसे इसका यूज, और वो हम भी तभी बता पाएंगे जब आप उस लेवल में पहुंचेंगे। और पहुंचने के लिए क्या करना है आप जानते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा चैप्टर नंबर 2 है। उसके बाद है लिंग है, धर्म है और जाति के बारे में है। चैप्टर नंबर 4 है। और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में है, चैप्टर नंबर 6 है। और फिर अपना लोकतंत्र के आउटकम क्या है, ये चैप्टर नंबर 7 में हमको इसका बेसिक कंटेंट मिलेगा, बेसिक मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। हमको स्ट्रिक्टली इसी अप्रोच में रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। इससे बाहर जाएंगे तो फिर तो आफत हो सकता है, फिर हम फंस जाएंगे। हमें बाहर नहीं जाना इन चीजों से। अंत में हमारे पास जो चीज है वो इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपके सामने है, जो उन्होंने आपको बताया हुआ है अपने इस कागज के ऊपर जो उन्होंने इशू किया हुआ है। सबसे पहले देखिएगा डेवलपमेंट वाली बात आ गई। डेवलपमेंट में ये किताब में थोड़ा सा आपको, जैसे 9th वाली बुक थी, 2 टॉपिक तो ऐसे है उसमें जो आपके पास जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनने की संभावना है। 2 केवल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के, और इसमें तो सारे के सारे ही ऐसे कि जहां से अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। और जब खासकर जैसे ये कंज्यूमर राइट, ये तो टोटली आपको याद करने वाला बात है कि भाई उपभोक्ता अधिकार क्या, उपभोक्ता अधिनियम वाला क्या क्या अधिकार होते कंज्यूमर के। ठीक है। लेकिन ये जैसे ग्लोबलाइजेशन है, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट वाली चीज है। ठीक है जी। ग्रामीण बैंक हो गया, और रीजनल रूरल बैंक के अलावा आरबीआई का क्या रोल है ना, पैसा नोट छापने के लिए क्या कितना रखना पड़ता है आरबीआई को अपने पास पैसा पुसा, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक से आपको इसमें मिलेगी। तो इसके लिए क्या करना है, क्या अप्रोच रहेगा हमारा, डेवलपमेंट है जो पहला टॉपिक है, उसके लिए अध्याय 1 है अपने पास। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में अपना दूसरा अध्याय है, मतलब 3 4 5 प्रकार का सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वांटिनरी और क्वेनरी, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र। ठीक है। तो वो आपको सारा देखना पड़ेगा। अब इसमें तो इसने थोड़ा सा बता रखा जी ये सेक्टर है, लेकिन वो थोड़ा उसको विस्तार कहां से मिलेगा, तो उसके लिए रेफरेंस हमको यूज करना पड़ेगा। बेसिक आपका यहां से एकदम 100% क्लियर हो जाना है। उसके बाद आ गया है मुद्रा का मामला आ गया है, मनी और क्रेडिट का है। चैप्टर नंबर 3 से बेसिक डेवलप होगा, आपको ये रेफर करना है। और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये हमको चैप्टर 4 में, और उपभोक्ता अधिकार चैप्टर 5 में। तो ये बेटा एक बेसिक इसका पूरा एक रोड मैप है। इस तरीके से हमको पढ़ना है, और इस अप्रोच से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ही हम वो ग्रेजुएशन लेवल की अंडरस्टैंडिंग तक जा पाएंगे। ठीक है। और सभी को धन्यवाद। और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी डिटेलिंग बैच वगैरह की जो अभी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी, और जो कोई क्वेरी हो, नंबर तो यहाँ भी आपके सामने है ही है, तो आप यहाँ पर भी कॉल करके भी पता कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद और ऑल द बेस्ट।